ऑल ऑफ यू, मैं धर्मेंद्र आप सबका अपने धर्मेंद्र मैथ्स चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग सीटेट के आज पार्ट 2 वीडियो होगा, जिसमें हम लोग पहले वाले वीडियो में नंबर को जाने थे कि भाई किस प्रकार से डिफरेंट डिफरेंट नंबर थे, नंबर सिस्टम को पढ़े हुए थे। आज जो हम लोग हैं 2019 के सीटेट के पेपर का एनालिसिस करेंगे और जानेंगे कि मैथ में जो 15 क्वेश्चन जो आपके अर्थमेटिक से होते हैं और 15 क्वेश्चन जो आपके पेडागॉजी के होते हैं। तो दोस्तों, आज पहले हम लोग अर्थमेटिक में देखते हैं कि 15 क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं, क्योंकि दोस्तों अगर सीटेट को हमें क्वालिफाई करना है, अच्छे नंबर प्राप्त करने हैं, तो कहीं ना कहीं हमें पिछला पेपर को जरूर एनालिसिस करना होगा, जिससे कि हम समझ सकें कि सीटेट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए आज हम अर्थमेटिक के जो क्वेश्चन होते हैं 15, वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैथ में। तो दोस्तों, आप पेन कॉपी लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं क्वेश्चन बताने के साथ ही साथ उससे रिलेटेड जितने भी पॉइंट निकल के आएंगे मैं आपको साथ ही साथ बताता चलूंगा। तो दोस्तों, उससे रिलेटेड जो भी मैं पॉइंट पॉइंट बताऊं उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लें। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। तो पहला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे कि भाई लिखे हुए हैं कि 3 ब्रांड ए, बी तथा सी के पेन क्रमशः 10, 12, 24 के पैकेटों में उपलब्ध हैं। मतलब कि इनके पास 3 ब्रांड है, ए ब्रांड, बी ब्रांड और सी ब्रांड, जिसमें ए में कह रहे हैं कि 10 पैकेट 10 पेन है। ए में इसमें 10 पेन है, बी में 12 पेन है और सी में 24 पेन है। अब कह रहे हैं कि यदि एक दुकानदार को तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदना है, यहां से भी उतना ही पेन खरीदना है, यहां से भी उतना ही और यहां से भी इतना ही, तीनों प्रकार के पेन समान संख्या में खरीदना है, तो उसके द्वारा खरीदे जाने वाले पैकेटों की न्यूनतम संख्या, मिनिमम संख्या बतानी है, कि जिससे कि पैकेट मिनिमम खरीदे और पेन की संख्या भी क्या हो जाए, बराबर बराबर। तो दोस्तों, आप सीटेट में ये जानेंगे कि लगभग 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बाई ऑप्शन बन जाते हैं। तो मैं बाई ऑप्शन भी बताते चलूंगा, उसके साथ डिटेल भी कर दूंगा कैसे आप बिना कुछ पेन कॉपी उठाए ही इस क्वेश्चन का आंसर कैसे दे सकते हैं। आइए देखते हैं। दोस्तों, आपसे कह रहा समान संख्या, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर 10 के अगर आप 10 पैकेट खरीदेंगे तो ये 100 होंगे। अगर 12 के आप 12 खरीदेंगे तो 144 हो जाएंगे। बराबर नहीं हो रहा है। आते हैं पहले, अब इसमें आप डिस्कस ना करें, दूसरे पे आएंगे। अगर 10 के आप 5 पैकेट खरीदेंगे तो 10 बचे 50, 12 12 144 और 24 दहा में 100, 24 दहा में 240। तो आप इस ऑप्शन को क्लिक नहीं करेंगे। यहाँ आते हैं तीसरे ऑप्शन पे, 10 दहा में 100, 12 25 60, 100 और 60 हो गया, इनको भी छोड़ दीजिए, बराबर आना चाहिए, कहने का मतलब बराबर। तो 10 से अगर 12 गुणा करेंगे तो 12 दहा में 120, 12 दहा में 120 और 24 बचे 120। यानी आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं थी, आप पहला चौथा ऑप्शन बिल्कुल भली भांति आराम से टिक करते थे। दोस्तों, अगर इस क्वेश्चन को करना हो तो फिर कैसे करेंगे, आप ऐसे कर लीजिए कि ए 10 पैकेट, बी के पास 12 पैकेट का बंडल है और सी के पास 24 पैकेट का बंडल है। तो दोस्तों, मिनिमम ऐसी कौन सी संख्या होगी जो इन तीनों से कट जाए। तो दोस्तों, कम से कम न्यूनतम, तो आप ऐसे कंडीशन में एलसीएम लेंगे और 10 12 24 का एलसीएम आप निकाल सकते हैं। भाई 10 12 24 का जो एलसीएम होगा, 2 बचे 10, 2 छक्का 12। दोस्तों, अगर आपको एलसीएम निकालने में दिक्कत होती है तो मेरे द्वारा दिया गया जो वीडियो है एलसीएम वाला, उसको देखिए, आप ऐसे ही आराम से देख के ही एलसीएम निकाल लेते हैं। मैक्सिमम थोड़े से कैलकुलेशन करके एलसीएम निकाल लेते हैं। ये तो स्कूली मेथड है जो हम लोग क्लास 5 में, क्लास 6 में सीखे होते हैं। तो अब इतना आपको नहीं करना होगा। खैर, आप लोग की शुरुआत है, इसलिए मैं इस चीज को डिटेल कर रहा हूँ, है ना।
5 ही होगा, 2 3 6 होगा, 2 6 12। फिर 3 से काटते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, तो 2 दूनी के 4, 4 3 12, 12 25 60, 60 दूनी के 120। आपको 120 पेन खरीदने होंगे, तो भाई कितने कितने पैकेट चाहिए फिर? अगर 120 पैकेट है, इस पैकेट में 10 ही पेन था और 120 खरीदना है, तो 12 पैकेट लेना पड़ेगा। 12 पैकेट का है ये बंडल और 120 खरीदना है, तो 12 दहा में 120, 10 पैकेट लेना पड़ेगा। और 24 का ये बंडल है और 120 पेन चाहिए, तो 5 लेना पड़ेगा। तो आप देख पा रहे हैं कि पैकेटों की न्यूनतम संख्या क्या होगी, तो 12 10 5, 12 10 5। बात समझ में आ रही है दोस्तों? इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, आपसे कह रहे हैं कि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है और इसको काट कर 4 बराबर वर्गों में विभाजित किया गया है, तो प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? दोस्तों सबसे पहले आप वर्ग जाने कि स्क्वायर क्या होता है। 4 भुजाओं से घिरी बंद समतल आकृति को वर्ग कहते हैं, जिनका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। मतलब ये इनके पैरेलल एक दूसरे के दोनों क्या होंगे? आपके वर्टिकल, मतलब ऐसे आपके, जैसे ये आपका क्षैतिज हुआ और ये लंब हो जाएंगे, मतलब 90 डिग्री पे होंगे। तो ये 90 डिग्री आपकी ये भुजा इस पे खड़ी होंगी, है ना? तो ये कह रहे हैं, आप समझे पहले कि वर्ग क्या होते हैं। तो वर्ग मतलब आप कहें तो भाई 4 भुजाओं से घिरी आकृति और प्रत्येक को 90 डिग्री। अगर वर्ग का एरिया निकालना हो, एरिया बोले तो क्षेत्रफल, अगर क्षेत्रफल निकालना हो तो आप लंबाई गुणे चौड़ाई कर देंगे। अगर इनके एक भुजा ए है, प्रत्येक भुजा बराबर ही होती है, तो ए ही ले लेते हैं। इनका जो क्षेत्रफल होता है भुजा इंटू भुजा, भुजा का स्क्वायर, यानी ए इंटू ए होगा तो ए का स्क्वायर। और अगर इनके परिमाप की बात करें कि भाई कितना बाउंड्री होता है इनका, परिमाप जो होता है बाउंड्री को कहते हैं। तो परिमाप जो होता है पी जो होता है ए ए ए ए, कितने ए हो गए? 4 ए, मतलब 4 गुणे भुजा ही हमारी क्या कहलाती है? परिमाप कहलाती है। और इसके विकर्ण की बात करें तो विकर्ण जो होता है, वर्ग का विकर्ण a अंडर रूट 2 होता है। वो कैसे दोस्तों? तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर ये निकालना चाहेंगे तो ये जो आएगा आपका, ये क्या होगा? पाइथागोरस प्रमेय से रूट में इनका स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों अगर क्लिक करेंगे तो अंडर रूट 2 ए स्क्वायर हो जाएगा, ए बाहर आ जाएंगे और रूट 2 अंदर ही रह जाएंगे। अतः आप कह सकते हैं कि विकर्ण जो होता है ए अंडर रूट 2 होता है। तो दोस्तों आपसे कह रहे हैं कि एक वर्ग है जिनकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है। भाई इनकी भुजा कितनी है? 4 सेंटीमीटर है। तो आप समझे कि भाई इनको आप 4 बराबर भागों में बांट रहे हैं। तो छोटे वाले का क्षेत्रफल, प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा, छोटे वर्ग का क्षेत्रफल जो होगा पूरे के क्षेत्रफल का 1/4 होगा। पूरे के क्षेत्रफल को अगर 4 से भाग दे देंगे तो छोटे वाले का क्षेत्रफल निकल के चला आएगा। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? बड़े वर्ग का क्षेत्रफल। तो आप जानते हैं कि बड़े वर्ग का क्षेत्रफल निकालने से और 4 से भाग देने से छोटे वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। तो बड़े वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? इसकी भुजा कितनी दी है? 4। तो 4 का स्क्वायर दोस्तों, क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? स्क्वायर, यानी 4 का स्क्वायर बटे में 4। तो 4 का स्क्वायर 16 होंगे बटे 4। तो आप सॉल्व करेंगे तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर और 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 16, जो कि बड़े वाले का क्षेत्रफल है। बड़े वाले का क्षेत्रफल कितना है? 16 है। या आप इस तरह से कर लीजिए, या आप जाने कि ये वाली भुजा 4 है तो ये भी 4 होगी। तो अगर इनको बराबर बराबर बांट रहे तो कहीं ना कहीं ये 2 होंगे और ये भी 2 होंगे। और इनका क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 2 गुणे 2 करेंगे तो 4 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों आप लोग के बीच में, और
आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। दोस्तों, आपसे सीटेट के एग्जाम में जाने कि आपसे ये चीज को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पढ़ने के साथ ही साथ यहाँ पे ये ना समझेंगे कि सही है। तो दोस्तों, ये आपका सीटेट बहुत ही यूज करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सही नहीं है। तो सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। क्यों? क्योंकि नहीं है की जगह हम लोग है को टिक कर देते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो लिख रहा है कि सभी अभाज्य संख्या विषम होती हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी ले लें, उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप अभाज्य संख्याएं हेडिंग लगा लीजिए और इसको जाने कि प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या क्या होती है। अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर जो होती है वो क्या होती है। दोस्तों, आप इसको कॉपी में नोट करते चलेंगे, जिससे कि आने वाला जो आपको सीटेट का एग्जाम है उसमें आपको 30 में 30 क्वेश्चन लाने, 30 में 30 नंबर लाने हैं, है ना दोस्तों। 15 नंबर ये आपके अर्थमेटिक वाले पोर्शन और 15 नंबर जो आपके पेडागॉजी हैं वो आप पूरी तरह से पूरा नंबर आ सकता है। दोस्तों, मैथ से डरने की जरूरत नहीं है, धीरे धीरे आ जाता है। दोस्तों, सोनू निगम और हिमेश दोस्तों सोनू निगम कहते हैं कि जिंदगी में कोई आ जाता है धीरे धीरे, ये तो खैर मैथ है ना। तो दोस्तों, धीरे धीरे सब आ जाए। अभाज्य संख्या है क्या है कि भाई अभाज्य संख्या क्या होती है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या के बारे में सबसे पहले जाने कि ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं। ऐसी संख्याएं जो केवल स्वयं से और एक से विभाजित होती हैं, तो वही संख्या अभाज्य संख्या कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि दो एक से कटेगा और दो से कटेगा, स्वयं से और एक से। जैसे 3 एक से कटेंगे, 3 से कटेंगे। 5 एक से कटेंगे, 5 से कटेंगे। इसके अलावा किसी से नहीं कटना चाहिए। 7 एक से कटेंगे, 7 से। 11 एक से कटेंगे, 11 से कटेंगे। 13 एक से कटेंगे, 13 से कटेंगे। दोस्तों, 9 तो 9 को अभाज्य संख्या नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि 1 और 9 के अलावा ये 3 से विभाजित होती है। तो ऐसी संख्याओं को हम अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं। अभाज्य संख्याओं में सबसे हमें जरूरी है कि इनके केवल 2 ही गुणनखंड होने चाहिए। केवल 2 गुणनखंड। केवल 2 गुणनखंड का मतलब दोस्तों कि ये केवल स्वयं से कटते हों और एक से कटते हों। स्वयं से और एक से जो विभाजित हो उन्हीं को हम लोग कहते हैं स्वयं से और एक से विभाजित, उन्हीं को हम कहते हैं कि वो अभाज्य संख्या है। आप जाने कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है, आप ये सब नोट कर लेंगे कॉपी में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है दोस्तों, सबसे छोटी अभाज्य संख्या यानी सबसे छोटा जो प्राइम नंबर होता है वो हमारा जो होता है 2 होता है। दोस्तों, 1 को हम लोग अभाज्य संख्या नहीं कहते हैं, क्योंकि 1 का तो एक ही फैक्टर है, बस ये 1 से कटेगा। और हमें ओनली 2 केवल 2 होने चाहिए। 2 के देखिए 1 भी मिल जाता है और 2 भी मिल जाता है। 3 के 1 मिल जाता है, 3 मिल जाता है। तो ये अभाज्य संख्या ये है, जबकि एक अभाज्य संख्या नहीं करता। आपसे पूछा भी जाता है कि एग्जाम में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होगी, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो दोस्तों 2 होती है। और आपसे ये भी पूछा जाएगा कि सबसे एक ऐसी संख्या बताइए जो आपका हाँ, तो एक ये ऐसी संख्या होती है जो आपकी सम संख्या भी होती है। सम संख्या एकमात्र ऐसी संख्या है सम जो आपकी अभाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है। और जाने कि 1 से 50 तक में कुल 15 अभाज्य संख्या होती है। कितनी अभाज्य संख्या होती है? 15 अभाज्य संख्या। ये सब एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा दोस्तों कि 1 से 50 तक में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो 15 अभाज्य संख्या होती है। अगर आपसे पूछे कि 51 से 100 तक या 50 से 100 तक में, तो 50 से 100 तक में कुल 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी अभाज्य संख्या होती है दोस्तों? तो 10 अभाज्य संख्याएं होती हैं।
कभी कभी आपसे पूछेगा कि 1 से 100 तक में सबसे बड़ा और सबसे छोटे अभाज्य संख्या का अंतर कितना होता है। 1 से सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे बिगेस्ट ये आपको पता रहेगा तो अंतर भी हमारा निकल के चलाएगा। तो स्मॉलेस्ट 2 होता है दोस्तों, जबकि आपका बिगेस्ट जो होता है वो कितना होगा दोस्तों। तो आपका जान है कि 99 तो कट जाता है, 100 में 99 कट जाता है, 100 भी कट जाता है, आपका 98 भी कट जाता है। तो 97 दोस्तों, 97 किसी से भी नहीं कटता है 100 तक में। तो आप जाने कि भाई इन दोनों के बीच का अंतर अगर पूछा है एग्जाम में तो आपको 95 क्लिक करना होगा। तो इतनी सारी बातें हैं दोस्तों। इसके बाद आपसे ये भी पूछते हैं ट्विन प्राइम। आप जाने कि ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है। ट्विन प्राइम नंबर क्या होता है दोस्तों। दो प्राइम नंबर के बीच अगर अंतर 2 हो तो उन्हीं को ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। तो आपसे पूछे हैं कि 1 से 100 तक में, आपसे पूछा गया कि 1 से 100 तक में कितने ट्विन प्राइम नंबर होंगे, कितने जोड़े बन सकते हैं। तो आप जाने कि भाई सबसे छोटी तो 2 होता है, 2 के बाद 3 होते हैं, 3 के बाद 5 होते हैं, 7 होते हैं, 11 होते हैं। तो ऐसे कितने ट्विन प्राइम हो जाएंगे। तो भाई ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर 2, ऐसे प्राइम नंबर जिनके बीच का अंतर कितना हो 2 हो, उन्हीं को ट्विन प्राइम नंबर कहते हैं। तो देखिए दोस्तों कितने होंगे, 3 5 1 हो गए, 5 7 2 हो गए, 7 9 होगा क्या, 9 दोस्तों प्राइम नंबर नहीं है, 9 3 से भी कट जाता है। तो फिर इसके बाद 11 13 17 19 29 31 41 43 फिर दोस्तों इसके बाद जो होगा आपका 59 61 फिर दोस्तों 71 एंड 73। तो दोस्तों आप जाने कि भाई 1 से 100 तक में कुल कितने द्विआधारी यानी ट्विन प्राइम नंबर होते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। आप दोस्तों कितने ट्विन प्राइम नंबर बनेंगे, तो 8। तो ये सब बातें क्लिक कर लीजिएगा, अपनी कॉपी में नोट करिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो आपसे लिख रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब नहीं, गलत जो होगा वही आंसर क्या होगा, सही होगा। सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। सभी अभाज्य संख्या विषम होती हैं नहीं दोस्तों। एक ऐसी संख्या जो है वो भी आपकी अभाज्य संख्या है। 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है, मतलब ये तो सम है, ये तो क्या है, सम है। तो आप ये जो है गलत है, और जो गलत है वही दोस्तों क्या है, सही है। जो गलत है वो भी क्या है, सही है। दूसरा नंबर पॉइंट पढ़ लेते हैं। अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक होती हैं। दोस्तों कोई ठीक नहीं है कितनी होती हैं, बहुत सारी अभाज्य संख्याएं होती हैं, 2 3 5 7 11 13, बहुत ज्यादा होती हैं। इसका हम लोग कोई ऐसा एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कितने होते हैं, तो ये कह रहे हैं अनेक होती हैं, तो बिल्कुल सही है, ये तो बातें सही कह रहे हैं। अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। ध्यान दें दोस्तों, अभाज्य संख्या के ओनली 2 फैक्टर होते हैं, और एक अंक वाले केवल 4 अभाज्य संख्या होती है। एक अंक वाले कितनी अभाज्य संख्या होती है, 4। तो दोस्तों एक अंक वाले कितने होते हैं, पहला तो 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 9 तो नहीं होता है। तो आप जाने कि एक अंक वाले कितने अभाज्य संख्या होती है, 4। एक को तो लेते नहीं है। तो इस प्रकार से ये तीनों तो सही है, ये गलत है, और जो गलत है वही क्या है, सही है। क्यों, क्योंकि ऑप्शन में पूछा है कौन नहीं है, तो जो ये नहीं है यानी यही ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, और क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो दोस्तों कुछ इस प्रकार से है कि वह संख्या जो 1 से 10 दोनों सम्मिलित तक सभी संख्याओं से विभाज्य होगी। मतलब कह रहे हैं
कि ऐसी कौन सी संख्या होगी जो 1 से 10 तक, मतलब 1 को भी लेना है और 10 को भी लेना है, इन सभी संख्याओं से विभक्त होगी, वह संख्या कौन सी है। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन से जाते हैं तो ये क्वेश्चन ऐसे ही बहुत आराम से लग जाएंगे, ये क्वेश्चन ऐसे ही बहुत आराम से लग जाएंगे। तो दोस्तों आप देखें कि भाई 10 से ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, ये नहीं कटेंगे, इनको हटा दीजिए। आप देखिए 9 से ये नहीं कटेंगे, ये नहीं कटेंगे, और ये देखेंगे 9 दूनी का 18 और 9 8 तो ये कटेंगे। तो दोस्तों ऐसे टिक कर रहे हैं भाई, सबसे कटना चाहिए, इन दोनों से ही चेक कर लीजिए या किसी से भी चेक करिए, जिससे जिससे ना कटे उनको हटाते जाइए, जिनसे कटे भाई मान लीजिए इनसे कट रहा था ये और इनसे ये नहीं कट रहा था आपसे तो इनको हटा दिए, फिर इनसे देखे तो ये नहीं कट रहे थे, ये नहीं कट रहे थे, ये नहीं कट रहे थे, ये नहीं कट रहे थे। सही है आंसर। अब देखेंगे तो बाकी सबसे कटेगा ये नंबर, किसी से भी कटेगा। दोस्तों अगर ऐसे नहीं करना चाहते ऑप्शन से तो आप ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे, ये फेसबुक और व्हाट्सएप पे बहुत ज्यादा क्वेश्चन चलने वाला है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो 1 से 10 तक की सभी संख्याओं से भाज्य होती है। तो दोस्तों वो आंसर आपको याद रखना होता है 2520। आपको याद रखें वो संख्या कौन सी है, छोटी से छोटी 2520, छोटी से छोटी। अधिक करेंगे तो 50 5 में 40 भी हो जाएगा, इससे 2520 का 1 का गुणा 2 का गुणा करते थे, वो बहुत सारी संख्या है, लेकिन छोटी से छोटी 2520, इससे कोई छोटा नहीं होगा। तो एलसीएम निकालेंगे दोस्तों, एलसीएम निकालने का तरीका हम बताए हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10। जो नहीं कटता है उसको सेम टू सेम ऐसे ही हम लोग लिख लेते हैं। फिर 2 से काटने की कोशिश करते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, जो नहीं कटता उनको सेम टू सेम लिख देते हैं। अब दोस्तों 2 से एक ही नंबर कट रहा है, अपना समय ना बर्बाद करके आगे बढ़ जाइए 3 की तरफ। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 तरीके 9, जो नहीं कटता उसको सेम टू सेम लिख देते हैं। अब दोस्तों 3 से भी अब एक ही नंबर कट रहा है, अब 5 पे चले जाइए, 5 एकम 5, 5 एकम 5, जो नहीं करता उसको सेम टू सेम लिख देते हैं। तो इस प्रकार से आप गुणा कर दीजिए, तो 7 दूनी के 14, 14 के 42, 42 बचे 210, और 210 में जब 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 8, यानी 210 में अगर हम 8 का गुणा करें, 3 दूनी के 6, 6 7 42, 42 बचे 210, 3 दूनी के 6, 6 दूनी के 12, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा 0, 12 कम 12 के 2, 2520। आपका एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों, 2520। अगर पूछे कि छोटी से छोटी संख्या, तो दी गई संख्याओं का एलसीएम जो निकालेगा वही आपका छोटी से छोटी संख्या होगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं दोस्तों। तो आपसे लिख रहे हैं कि आयशा के पास केवल 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के हैं, और उसके पास सिक्कों की कुल संख्या जो है वो 25 है। कितने सिक्के हैं टोटल, अगर 5 और 10 को मिला दिया जाए तो कुल कह रही है कि मेरे पास 25 सिक्के हैं, और धन जो है आपके उसके पास कितने पैसे हैं, तो 160 रुपए पैसे हैं। तो आपसे कह रहे हैं 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या बताइए। दोस्तों बार बार कह रहे हैं कि भाई ऑप्शन चले जाइए, जिससे कि हमें पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो पेन कॉपी से बताते हैं, ऐसे भाई ऑप्शन बता देते हैं, फिर इसके बाद डिटेल करके बता देते हैं। अगर मान लीजिए कह रहे हैं 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या, अगर मान लीजिए अगर 18 सिक्के 5 रुपए के होंगे तो 18 पचे 90 रुपया होंगे। अगर 7 सिक्का 10 रुपए का होगा तो 7 सिक्के अगर 10 रुपए के होंगे तो 70 रुपए होंगे। क्या दोस्तों ये 160 हो गया? अगर हो गया तो यही आपका आंसर बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन से देख लीजिए क्या आ रहा है, 10 पचे 50 रुपया होंगे, और 15 सिक्के रहेंगे 10 के तो 150 होंगे। दोस्तों ये 200 रुपया हो जा रहा है, गलत है। 15 पचे 75 और 10 दहा में 100, ये 175 हो जा रहे हैं, ये भी गलत है। 20 पचे 100 हो रहे हैं, और 5 दहा में 50 हो रहे हैं, ये भी गलत है। दोस्तों हमें चाहिए 160 रुपया, क्योंकि 160 रुपया देना है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगर आपको इस क्वेश्चन को डिटेल करना हो
अगर आपको इस क्वेश्चन को डिटेल करना हो तो आप कैसे करेंगे, मान लेंगे कि 5 रुपए के आपके पास यक्स सिक्के हैं और 10 रुपए के आपके पास वाई सिक्के हैं। तो दोस्तों आपसे सिक्कों की संख्या कह रहे हैं, तो आप जाने कि यक्स प्लस वाई बराबर कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे। मतलब इतने सिक्के 10 के, इतने सिक्के वाई के, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितने सिक्के हो रहे हैं, 25 सिक्के। लेकिन वैल्यू की बात करें तो 160 रुपया। तो अगर x सिक्के होंगे 5 रुपए के तो टोटल कितना हो जाएगा, 5x हो जाएंगे। और y सिक्के होंगे 10 रुपए के तो टोटल कितना हो जाएगा, 10y। अतः आपसे x और y का मान निकालना है, तो बैलेंस कर दीजिए, बैलेंस करके काट दीजिए। 5 का गुणा यहाँ कर दीजिए, 5 का गुणा पूरे समीकरण में हो जाएगा। आप घटाएंगे तो ये कट जाएंगे, घटाएंगे तो क्या करेंगे, कट जाएंगे। 5y में से 10y जाएगा -5y और 25 बचे 125, 125 में से 60 जाएगा दोस्तों। 125 में से जब 60 जाएगा तो आप जाने कि आपका 35 हो जाएगा। ये कटेंगे -35, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर 7 और y बराबर 7 एक ही ऑप्शन में है। और y बराबर 7 आया तो आप पढ़े हुए थे कि x प्लस वाई बराबर 25, शुरू में ही लिखे थे यहाँ पे, है ना। तो भाई y बराबर 7 है तो y बराबर 7 रख देंगे तो x बराबर 18 हमारा आंसर आ जाएगा। अतः 18 और 7 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दोस्तों क्वेश्चन है वो सरलीकरण यानी बॉडमास रूल पे दिए हुए हैं। तो आपको बॉडमास रूल पता होना चाहिए कि बॉडमास रूल क्या होता है। तो आप जाने कि बॉडमास को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, यानी B4 जो होता है सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। B4 ब्रैकेट, ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। उस ब्रैकेट में भी 4 प्रकार के ब्रैकेट होते हैं। तो सबसे स्मॉल वाला, छोटा वाला सबसे पहले करेंगे, फिर उसके बाद मिडिल, दूसरे में मिडिल को करेंगे। खैर यहाँ ब्रैकेट नहीं है लेकिन आ सकता है एग्जाम में दोस्तों, है ना। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा लाइन, सबसे पहले आप लाइन ब्रैकेट को करते हैं। सबसे पहले किसको ब्रैकेट करेंगे, लाइन ब्रैकेट, फिर दूसरे में स्मॉल ब्रैकेट, तीसरे में मिडिल और चौथे में बिग ब्रैकेट। ये आपका ब्रैकेट सॉल्व करने का है। फिर इसके बाद ओ फॉर ऑफ, यानी जहां कहीं ऑफ मिल जाए या का मिल जाए, हिंदी में लिखे तो का लिखेगा, या तो उसको हम लोग ऑफ कहेंगे। डी फॉर डिवीजन, उसके बाद एक सीरियल वाइज है, डी फॉर डिवीजन यानी भाग को सॉल्व करेंगे, भाग को सॉल्व करेंगे। और फिर यम फॉर मल्टीपल होता है, यानी फिर गुणा करेंगे, मल्टीपल, मल्टीपल यानी गुणा करना होगा दोस्तों। फिर ए फॉर एडिशन और यस फॉर सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन। ए फॉर एडिशन मतलब जोड़ करना होगा आपको, और यस फॉर सब्ट्रैक्शन होगा यानी घटाव करना होगा। इसी क्रम में हम लोग अगर इनको फॉलो करेंगे तभी आंसर आएंगे, नहीं तो हो सकता है आपका आंसर गलत हो जाए। तो दोस्तों अगर इस नियम को फॉलो नहीं करेंगे तो ये क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आते हैं, सबसे पहले बॉडमास में कहते हैं बी सॉल्व करिए। तो ब्रैकेट तो कहीं दिख ही नहीं रहा है, कोई मतलब नहीं, आगे बढ़ेंगे। फिर ऑफ, ऑफ कहीं दिख रहा है या का दिख रहा है, नहीं दिख रहे हैं। यानी अब डिवीजन, डिवीजन देखिए यहाँ पे है दोस्तों। तो आप सबसे पहले इनको सॉल्व कर लीजिए। 21 में 7 का भाग देंगे 3 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लूँ इस क्वेश्चन को यहाँ पे लाके कि 17.5 गुणे 3 माइनस 3 गुणे, दोस्तों अब इसको भी गुणा कर लीजिए, गुणा कर लीजिए तो 3 बचे 15 के 5, हासिल 1, हासिल 1 बातें 36, 37.5 हो जाएंगे। यहाँ पर गुणा कर लीजिए, 3 बचे 15 के 5, हासिल 1 होता है ना, डिवीजन के बाद मल्टीपल ही करना था, मल्टीपल मैंने कर लिया, यहाँ भी कर लेते हैं। 3 बचे 15 के 5, 17 × 51 1 52, -3 -37.5, ये माइनस और माइनस जुड़ जाएंगे, यानी 52.5 में से अगर 40.5 घटाऊंगा तो मेरे ख्याल से 12 आंसर आपकी कॉपी में लेटा हुआ मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास
दिया हुआ है कि एक बाग में वृक्षों में नीम के वृक्षों की संख्या 1/6 भाग है। टोटल दोस्तों अगर वृक्ष को हम यक्स मान ले, टोटल वृक्ष कितने हैं, यक्स हैं, तो आपसे कह रहे हैं कि जो नीम का वृक्ष है, जो नीम का वृक्ष है टोटल का 1/6 है, मतलब x/6 है। आधे वृक्ष अशोक के हैं। अशोक के कितने वृक्ष हैं दोस्तों, तो आपके आधे हैं, मतलब यक्स का हाफ। और कह रहे हैं कि शेष अब जो भी बच गया वो यूकेलिप्टस का है, जो भी बच गया वो यूकेलिप्टस का है। तो दोस्तों टोटल यक्स था, एक्स में से x/6 ये हैं नीम के और x/2 अशोक के हैं। तो आपके यूकेलिप्टस के कितने होंगे, तो 6 एलसीएम ले लेंगे, 6x माइनस x 2 3 6, यानी आप देखेंगे 3x/6 हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे, 6 आपके x सही है, 2 3 6 3x 3 4 2x/3 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 2x/3, यानी आप देखेंगे तो x/3। तो आपसे कह रहा है कि यदि नीम के वृक्षों की संख्या 5 है तो नीम के वृक्षों की संख्या, इसकी संख्या 5 के बराबर है। तो आप जाने कि x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 30 हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ये इतने के बराबर हो जाएगा तो x बराबर 30 हो जाएगा। तो यूकेलिप्टस के कितने वृक्ष हैं, यानी x/3 निकालना है। तो आपके यूकेलिप्टस जब निकालना है दोस्तों, तो आप जाने कि आपको 30 का 1/3 निकालना होगा, यानी आपके प्रश्न में जो 10 आंसर है वही उत्तर होगा। बात समझ में आ गई। आपको दिया हुआ था x/3 यूकेलिप्टस आपको निकालने हैं आप, और नीम की संख्या का 5 है, तो भाई x/6 5 के बराबर, तो x बराबर 6 बचे 30 हो जाएंगे। टोटल वृक्ष 30 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। अब आपसे कह रहा है यूकेलिप्टस कितने हैं, तो 30 को अगर 3 से भाग देंगे तो आंसर कितना होगा दोस्तों, 10 होगा, जो कि आपके दूसरे ऑप्शन में हल्का हल्का झलक रहा है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे लिख रहा है कि एक रेलगाड़ी दिल्ली से 29 अगस्त 2019 को 16:30 बजे प्रस्थान करती है और अपने गंतव्य स्थान पर 31 अगस्त को 8:45 पहुंचती है। तो इस यात्रा का कुल समय कितना है, मतलब ट्रैवलिंग डिस्टेंस इनका कितना है। तो दोस्तों 29 अगस्त को ये चली हुई है, 30 अगस्त और 31 अगस्त को जाके पहुंची है ये ट्रेन। तो दोस्तों आप देखें कि ट्रैवलिंग डिस्टेंस कितने का है। तो दोस्तों 29 अगस्त में कितने घंटे बचे हैं, 16:30 बजे, यानी शाम के 4:30 बजे। तो 16:30 बजे 24 बजने में कितना समय बाकी है, आधा घंटा दे देंगे तो 17 हो जाएंगे। 17 में कितना जोड़ोगे 24 हो जाए, तो 17 3 20 20 4 24, यानी 7 घंटे 30 मिनट। भाई 29 तारीख का कितना समय अभी बचा हुआ है, 17 3 20 4 24, यानी 7.5 घंटा। 30 अगस्त का तो पूरा 24 घंटे हो जाएंगे, पूरे 24 घंटे। और 31 अगस्त को 8:45 सुबह। तो दोस्तों आप जोड़ लें, 5 हो जाएंगे, 4 3 7, दोस्तों 75 हो रहा है। तो भाई 75 मिनट यानी पर 1 घंटे 15 मिनट, तो 1 घंटे आप इनको दे दीजिए, कैरी दे दीजिए। तो 8 7 15, 15 4 19, 1 20, हासिल 2 2 2 4, यानी 40 घंटे 15 मिनट ट्रैवलिंग डिस्टेंस था। कितना था ट्रैवलिंग टाइम, कितना था दोस्तों, सॉरी ट्रैवलिंग टाइम कितना था, 40 घंटे 15 मिनट का। आप देखें कि 29 तारीख में कितना समय बचा था, 7.5 घंटे। 30 अगस्त में पूरा 24 घंटा और 31 अगस्त में 8 घंटे 45 मिनट, 8:45, 31 सुबह में, यानी 8 घंटे 45। मैंने जोड़ा इसको तो देखिए दोस्तों 5 का 5 होगा, 4 3 7, आपका 75 मिनट आ रहा है। 75 मिनट आ रहा है, 75 मिनट का मतलब क्या, 1 घंटा 15 मिनट। अगर 1 घंटा उनको दे देंगे तो 15 मिनट हो जाएगा। आप घंटे में घंटे को जोड़ लीजिए, तो ये 40 घंटे 15 मिनट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे लिख रहे हैं निम्नलिखित में से इसमें लंबाइया को घटते क्रम में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में
घटते क्रम का मतलब दोस्तों डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है दोस्तों, एक होता है आपका असेंडिंग ऑर्डर जिसमें हम लोग बढ़ते क्रम में लिखते हैं, इसमें हम लोग बढ़ते क्रम में, बढ़ते क्रम में मतलब पहले 1 2 3 4 ऐसे आएंगे, और डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में। तो घटते क्रम का मतलब दोस्तों क्या होता है कि सबसे बड़ा वाला पहले, फिर आपके 3 2 1 घटते क्रम में, ऐसे ना। तो दोस्तों आपसे ये जो है आपका लंबाई का आपका पैमाना दिया हुआ है, तो दोस्तों सबसे पहले आप जाने कि भाई लंबाई का पैमाना क्या होता है। तो दोस्तों आप जाने कि सबसे बड़ा हम लोग को जो पैमाना होता है, जो पैमाना देखते हैं, होने को तो बहुत बड़े बड़े पैमाने होते हैं, लेकिन हमको जो जनरली यूज करना है पहले किलोमीटर होता है। दोस्तों सबसे जो हम लोग पैमाना यूज करेंगे उसमें क्या होगा, किलोमीटर होगा, फिर हेक्टोमीटर, आपके किलोमीटर, फिर हेक्टोमीटर, फिर डेकामीटर, फिर सेंटीमीटर, फिर डेसीमीटर, फिर सेंटीमीटर, और फिर सबसे छोटा जो होगा यहाँ पे मिलीमीटर। तो दोस्तों आप किलोमीटर, आप अगर ऊपर से नीचे जाना है, जब ऊपर से नीचे जाना है तो आप 10 का गुना करिएगा, यहाँ की 1 किलोमीटर बराबर 10 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर बराबर 10 डेकामीटर, 1 डेकामीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर बराबर 10 डेसीमीटर, ऐसे ना। और जब ऊपर से नीचे से ऊपर जाना हो तो हम लोग भाग देते हैं। तो दोस्तों आप इस चीज को नोट डाउन कर लेंगे कॉपी में, और इस क्वेश्चन का आप हमें आंसर बताएंगे कि इन चारों में कौन सा आंसर सही है। तो ये आपका है, आपको इसको बताना है। मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है फ्रेंड्स आपके सामने, कह रहे हैं कि एक 180 सेंटीमीटर लंबी तार को एक आयत का रूप दिया गया है, मतलब 180 सेंटीमीटर लंबी तार है, इससे आप आयत बनाए हुए हैं, और कह रहे हैं कि भाई इसकी जो चौड़ाई दी हुई है, इसकी चौड़ाई दी हुई है, तो आपसे लंबाई पूछा जा रहा है। दोस्तों बहुत ही सिंपल है, आयत का परिमाप क्या होता है, ये परिमाप ही होता है। बाउंड्री का मतलब दोस्तों क्या, पेरीमीटर, परिमाप। तो आयत का जो परिमाप होता है वो कहीं न कहीं आपको, जो आपके लंबी तार थी वो लंबाई हो जाएगी, ये टोटल आप जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 आना चाहिए। और आयत का जो परिमाप होता है यल और यल, 2l b और b 2b, तो आपका होता है 2 ब्रैकेट में l प्लस b बराबर 180। तो आप जाने कि भाई अगर आपकी चौड़ाई 30 दी हुई है तो आपकी जो लंबाई होगी वो आपकी 60 होगी, आपकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। दोस्तों आयत के बारे में बात कर लें तो भाई आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, आमने सामने की भुजाएं क्या होंगी, बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो आयत का अगर आपको क्षेत्रफल निकालना हो तो आप आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए लंबाई गुणे चौड़ाई करते हैं, क्या करते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई, है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। और आयत का परिमाप निकालने के लिए अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं 2 ब्रैकेट में l प्लस b, और विकर्ण, इसका जो विकर्ण डायगोनल होता है वो जो होता है आपका 2 अंडर रूट में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट में l स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो दोस्तों बातें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं 11 नंबर में कि सुपर बाजार में सब्जियों की मूल सूची निम्नलिखित है। ये आपका वेजिटेबल का रेट दिया हुआ है, और कोई एक पर्सन संजय है जो इतना इतना सामान आपसे खरीदे हुए हैं। तो कह रहे हैं इतना इतना सामान खरीद के उसने बिल क्लर्क को 200 रुपए का नोट दिया, तो उसे कितने रुपए वापस होंगे। तो दोस्तों आप देखें सबसे पहले कि भाई संजय ने क्या क्या खरीदा, हाफ केजी टमाटर, आधा किलो टमाटर, टमाटर का मूल्य देखें तो 1 केजी का दाम 40 रुपया है। अगर आधा किलो आप लीजिएगा तो कितना पैसा देना पड़ेगा, संजय को कितना पैसा देना पड़ेगा दोस्तों, तो 20 रुपया। भाई 1 केजी का दाम 40 रुपए है, तो हाफ केजी का दाम कितना हो जाएगा, तो 20 रुपए हो जाएंगे। इसी प्रकार 1 केजी आलू
1 kg आलू खरीदा, 2 kg आलू का मूल्य 25 रुपया है। 1 kg आलू का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 12.5 रुपये हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 12.5 रुपये। इसके बाद हाफ kg गाजर, गाजर 250 ग्राम 20 रुपए का, 250 ग्राम 20 रुपए का। दोस्तों हाफ kg मतलब कि आधा किलो आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 40 रुपया देना पड़ेगा। सही बात समझ आ रही है? और 250 ग्राम मिर्च नहीं, और उसके बाद गाजर खरीद लिए, 250 ग्राम मिर्च खरीदे हैं, तो यानी 100 ग्राम का 10 रुपया, तो 250 ग्राम का दोस्तों आपसे जानेंगे 25 रुपया होंगे। लौकी नहीं खरीदे हैं क्या क्वेश्चन में? लौकी आपका नहीं खरीदे हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, तो 6 नींबू खरीदे हैं, 4 नींबू 10 रुपए का, 6 नींबू दोस्तों 15 रुपया देना पड़ेगा। तो आप इस प्रकार से जोड़े, कितना हो गया? 40 20 60 60 20 80 90 100। आपसे जो आ गया वो कितना आ गया दोस्तों? 112 रुपया 50 पैसा। कितना आ गया? 112 रुपया 50 पैसा। तो दोस्तों झटके में आप आंसर को नहीं टिक करेंगे। आपसे कह रहा है कि संजय ने बिल काउंटर पे 200 रुपए का नोट दिया था और इतने रुपए का सामान हुआ, कितना पैसा वापस होगा? तो 200 रुपया में से 112 रुपया 50 पैसा घटाएंगे दोस्तों, तो संजय को कितना पैसा मिलेगा? आप बता सकते हैं 87 रुपया 50 पैसा, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। बहुत ही धैर्य से, है ना? 15 में 15 क्वेश्चन बस हो सकते हैं। बस धैर्य का परिचय देते हुए मैथ को क्वेश्चन आप ये लगाएंगे, और 15 क्वेश्चन पेडागोजी में तो 1-2 क्वेश्चन मान सकते हैं कि कंसेप्चुअल होते हैं। बाकी आप 13-14 क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय आपको एज ए टीचर की तरह थॉट करना है, सोचना है। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। इसमें पूछ रहा है 4 ऑप्शन देकर के मैं कौन हूं। इन्हें नहीं पता है कि ये कौन है, आपसे पूछना चाह रहे हैं, लेकिन आपने बारे में सारा पहचान बता चुके हैं और आपको बताना है कि आप कौन हैं। तो दोस्तों पहले पॉइंट पे बात करते हैं। तो लिख रहे हैं कि मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं। तो भाई ऑप्शन में तो सभी चारों लोग तो 2 ही अंक वाले हैं, कहाँ से मैं क्लियर कर पाऊँ? एक भी ऑप्शन कट नहीं रहा है। कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं, कुछ न कुछ तो बात बनेगी ही। आप फिर कह रहे हैं दहाई के स्थान पर अंक जो है, इकाई के स्थान पर अंक क्रमिक अभाज्य संख्याएं हैं। मतलब दहाई और इकाई वाले अंक जो हैं वो क्रमिक अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्या आप पढ़े हुए हैं दोस्तों, कहाँ से शुरू होता है? 2 3 5 7 ऐसे ना। तो आप जाने कि आपका एक ऑप्शन कट गया, एक अभाज्य संख्या नहीं होता है, दोनों अभाज्य संख्या होना चाहिए। देखिए ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य संख्या है, और क्रमिक लग रहा है, लगातार है। तो भाई 5 के बाद अगला 7 ही आता है, सही है। 2 के बाद 3 ही आता है, अभाज्य में तो 2 के बाद 3 ही आएंगे, 3 के बाद 5 ही आएंगे, यानी एक ऑप्शन कट रहा है। फिर तीसरे वाले पॉइंट पे आ रहे हैं, तो लिख रहा है अंकों का योग। आपका जो अंकों का योग है, यानी 7 5 12, 2 3 5, 5 3 8, ये कह रहे हैं कि 3 और 4 का गुणज है। 3 और 4 का गुणज का मतलब दोस्तों 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए। तो दोस्तों 3 से कट रहे हैं, 4 से भी कट रहे हैं, ये 3 से भी नहीं कट रहे हैं, 4 से भी नहीं कट रहे हैं, ये 3 से नहीं कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं। तो दोनों से कौन कट रहा है दोस्तों? तो आप कह सकते हैं कि ये, यानी 100% हम कह सकते हैं कि 57 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि एक रेलवे स्टेशन पर कार पार्किंग की पार्किंग दर निम्न रूप से चित्रित की गई है। कह रहे हैं कि अगर 2 घंटे तक आप कार रखेंगे या उसके अंदर तो आपको 50 रुपए देने पड़ेंगे, और 2 घंटे से ऊपर 5 घंटे तक अगर रखते हैं आप कार तो 75 रुपया, और 5 घंटे के पश्चात करा 8 घंटे तक, मतलब 5 घंटे के बाद अगले 8 घंटे तक अतिरिक्त आपको 10-10 रुपया देना पड़ेगा।
और फिर कह रहे हैं 8 घंटे से ऊपर 12 घंटे तक 150 रुपया, और 12 घंटे से ऊपर 24 घंटे तक 250 रुपया। और आपसे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति 7 बजे अपनी कार खड़ा कर 4:30 बजे निकालता है तो उसे कितना किराया देना पड़ेगा। दोस्तों सुबह 7 बजे खड़ा किया है और 4:30 बजे ले गया है, कितना टाइम हुआ, तो 7 5 12, 5 घंटा इधर और 4.5 घंटा उधर, मतलब 9.5 घंटे। तो 9.5 घंटा आप चार्ट में देखें कहाँ जाएगा, तो 8 घंटे से ऊपर 12 घंटे के बीच में कौन से और चार्ट में जाएगा, इस वाले चार्ट में। यानी उसको कितना पैसा पेमेंट करना होगा, तो आपका 150 रुपया आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर का है दोस्तों कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर निम्नलिखित में से कौन सी संख्या तृतीय स्थान मतलब तीसरे स्थान पे आएगा। तो दोस्तों आरोही क्रम अभी अभी आपको बताया है असेंडिंग ऑर्डर होता है, मतलब बढ़ते क्रम में। आपको क्या होगा, बढ़ते क्रम में। तो असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे, मतलब कि छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा, इस तरह से। तो सबसे छोटा जब सजाने चलेंगे तो सबसे छोटा मुझे ये दिख रहा है, यानी 0.77, ये हटा दीजिए। फिर इसके बाद कौन छोटा है दोस्तों, यानी आप देखिए सबसे लास्ट में आपके किसके, अगर मान लीजिए यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, तीसरे स्थान पे यहाँ पे क्या है, 0 है, और यहाँ पे क्या है, 0 है। तो इन दोनों में से कोई होना चाहिए, हो सकता है। तो दोस्तों आप समझे कि अब तीसरे स्थान के बाद दूसरे स्थान पे देखिए, तो भाई आप कह सकते हैं बढ़ते क्रम में अगर इनको सजाएं तो सबसे छोटे तो ये आ गए, इसके बाद कहीं ना कहीं आपका ये वाला ही ऑप्शन होगा, यानी 7.700। फिर इसके बाद आपको कह सकते हैं कि भाई कौन सा ऑप्शन होगा, अब ये वाले होंगे, यानी 7 बढ़ते क्रम में दोस्तों सॉरी आप देखें कि इनके बाद कहीं ना कहीं ये ऑप्शन होगा, यानी 7.007 ये हो जाएंगे। फिर तीसरे स्थान पे कौन आएंगे दोस्तों, तो आप देखें कि भाई ये 70 हो जा रहे हैं, ये 70, ये 7 हो जा रहे हैं। इन तीनों में आप तीसरे स्थान पे कौन आएगा, आप देखें दोस्तों, बताइए कौन आएगा। आप पीछे डेसिमल लगा सकते हैं, उसके लिए कोई आपको नहीं है। आप देखें कि ये 70 है, ये 700 है, ये 760 है। तो भाई इनमें से कौन सबसे छोटा है, तो आप देख पाएंगे ये वाला नंबर सबसे छोटा है, इन तीनों में। तो आप 7.070, एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों, सबसे छोटे ये, फिर इनके बाद ये 7 है, 3 इनके बाद 7 है, और वहां पे 70, यहाँ 707, यहाँ 7, तो ये दूसरे स्थान पे आ जाएंगे। तीसरे स्थान पे आपके यही आएंगे, और ये आपसे पूछा ही हुआ है यही नंबर, तो आपसे कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी 7.07। इसके पीछे 0 लगा दीजिए, कोई सेहत पे इनके प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल राइट है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन आज का 15 नंबर। आज का लास्ट क्वेश्चन जो दिया है दोस्तों, ये आपको बाई ऑप्शन ही क्वेश्चन कर पाएंगे, ऐसे बहुत ही लंबा हो जाएगा, है ना, बनाने चलेंगे। तो ऑप्शन को देखते हुए आप क्वेश्चन लगाने के लिए कोशिश करिए, बहुत ही आराम से ये क्वेश्चन बन जाएगा। देखने में बस बड़ा लग रहा है, कह रहा है एक 5 अंकों की संख्या है, तो हम देख पा रहे हैं कि 5 अंकों की तो चारों दिए हुए हैं। फिर कह रहे हैं दहाई के स्थान का अंक 8 है, तो आप जाने इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 होता है, तो दहाई का स्थान 8 कह रहे हैं। तो दोस्तों ये 8 दिया है, ये नहीं दिया, इनको काट दीजिए, हटा दीजिए, जो आपका मैच ना करे उनको हटा दीजिए। 8 नहीं दिया है, ये दिया, ये दोनों में से कोई हो सकता है। आगे बढ़ेंगे तो कोई ना कोई इनमें से भी कट जाएगा। आगे बढ़िए, इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है, मतलब कि दहाई का 1/4 इकाई है, तो दहाई का 1/4, 8 का 1/4 कितना होता है दोस्तों, 2 होता है, दिया हुआ है। 8 का कितना होता है 1/4, 2 होता है, दिया हुआ है। आगे बढ़ते, बात अभी भी नहीं बनी। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि इकाई के स्थान का अंक दहाई के स्थान के अंक का 1/4 है, हजार के स्थान का अंक 0 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, मतलब चौथे स्थान पे 0 होना चाहिए। तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पे, ये नहीं है,
1 2 3 4 यही आंसर सही है, ये वाला आप काट सकते हैं। और भी आगे स्टेटमेंट पढ़ें तो आप पाएंगे कहीं ना कहीं चौथा वाला ऑप्शन ही फॉलो कर रहा है, इसके अलावा कोई ऑप्शन फॉलो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफी मददगार साबित होगी सीटेट के पेपर में अच्छे मार्क्स लाने में। तो दोस्तों अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर दबा लें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो दूं आपको तुरंत आपके पास पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।